चहल एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स प्लानर्स में आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स बहुत नजदीक है, तो ये पर्टिकुलर करंट अफेयर 2025 में प्रीलिम्स देने वाले एस्पिरेंट्स और उसके बाद नेक्स्ट ईयर यूपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स सभी के लिए जरूरी है। जब अगर हमें ऐसी पूरी तरीके से उम्मीद है कि आप लोग अगर पूरी तरीके से सिलेबस कवर कर चुके हैं तो ये एक लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस करंट अफेयर की सीरीज को। और साथ ही साथ हम लोग ये कोशिश करेंगे चहल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर कि ज्यादा से ज्यादा जो बेसिकली कंटेंट है करंट अफेयर का इस वीकली प्लानर में आपको अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा अलग अलग जीएस के सब्जेक्ट्स का कवर करवाया जा पाए पूरी तरीके से। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। तो आज हम लोग जो सबसे पहले करंट अफेयर की बात करेंगे तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे आते हैं। इसको आप थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ भी ले जा सकते हैं, क्योंकि आसाम में जो आपको एक रीजन देखने को मिलता है जो बेसिकली पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक रीजन है, जिसमें हमें एक वेटलैंड देखने को मिलता है, तामुली डोबा बील वेटलैंड, जो एक रामसर साइट है। उसके बारे में ये न्यूज निकल कर आ रही है कि ये जो बेसिकली वेटलैंड है अब पूरी तरीके से शायद सूख सकता है। हैरानी की बात यह है कि हम लोगों ने हिमालयन रीजन के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को इतनी बुरी तरीके से खराब कर दिया है कि ये जो पर्टिकुलर वेटलैंड है आसाम का पबितोरा रीजन का, वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर हमें पानी की जो कमी है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अब अगर आप आसाम का मैप देखें तो यहां पर आप लोकेशन में देख सकते हैं, और थोड़ा सा इसको अगर हम लोग जूम करते हैं तो पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहां देखने को मिलती है, और इसी रीजन के बहुत नजदीक आपको जो काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम का वो भी देखने को मिलता है, जहां पर वन हॉर्न्ड राइनोस जो हैं काफी ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर बेसिकली आपका वेटलैंड है आसाम रीजन का, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के आपको किनारे ही देखने को मिलता है पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रीजन में, लेकिन आसाम में जो मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट है उसके नजदीक आपको देखने को मिलता है। और ये जो पर्टिकुलर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर ये वेटलैंड है वो राजमयोंग रिजर्व फॉरेस्ट और पबितोरा रिजर्व फॉरेस्ट को मिलाकर बेसिकली बनता है। राइनो की पॉपुलेशन आपको यहां पर ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क इसके काफी ज्यादा नजदीक है। इसके अलावा भी बायोडायवर्सिटी यहां पर इसकी बहुत रिच है, क्योंकि वाइल्ड वाटर बफेलो या फिर मॉनिटर लिजार्ड, वाइल्ड बोर और अलग अलग तरीके के जो बर्ड स्पीशीज हैं, यानी कि जो बायोडायवर्सिटी है वो काफी ज्यादा रिच यहां पर पाई जाती है। और ये पर्टिकुलर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पबितोरा, इसे 1987 में नोटिफाई किया गया था, जो आपको आसाम के रीजन में देखने को मिलती है। और इसी पर्टिकुलर तरीके से एक और हमें करंट अफेयर देखने को मिलता है जहां पर इंडिया की 6 अलग अलग साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम पर रजिस्टर करवाया गया है। ज्यादातर ये जो 6 साइट्स हैं इनमें से मेजॉरिटी आपको सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी अलग अलग 6 साइट्स हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो मुदमल मेगालिथिक जो मेमोरीज हैं तेलंगाना में आपको देखने को मिलती है। ये तेलंगाना के नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है। आयरन एज की एक साइट है जो करीबन 1000 बीसी से 500 बीसी के जो बीच का टाइम ड्यूरेशन है वहां पर आपको देखने को मिलती है। बरियल सेरेमनीज के भी हम लोग को बहुत सारे साक्ष्य यहां पर देखने को मिलते हैं, यानी आयरन एज के साथ साथ जो स्टोन कल्चर है वो भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि एंशिएंट साउथ इंडियन मेगालिथिक कल्चर्स की साइट ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है। वहीं बुंदेला डायनेस्टी या फिर जो बुंदेला रूलर्स हैं उनके द्वारा जो किले बनाए गए हैं जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, यानी कि बुंदेलखंड जो रीजन है वहां पर आपको जो एक फोर्ट देखने को मिलता है जिसको 16 से 18th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। इस पर्टिकुलर फोर्ट को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। खास बात यह है कि इस किले में आपको राजपूत आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें आपको चंदेरी फोर्ट, ओरछा फोर्ट और जो दतिया पैलेस हैं, वैसे ये मध्य प्रदेश के रीजन्स भी हैं, ये सारी की सारी चीजें इस पर्टिकुलर लोकेशन में आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कांगेर वेरी नेशनल पार्क की बात करें जो छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है, इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। यहां की भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं, माफ करिएगा, जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं वो काफी ज्यादा रिच हैं, जिसमें आपको टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ, बियर और बाइसन, जिसे हम लोग इंडियन गौर के नाम से भी जानते हैं, वो भी देखने को मिलेगा। प्लस यहां पर कांगेर धारा वाटरफॉल और जो बेलाडिला रेंज है जहां से आपको कॉपर और आयरन की माइंस भी देखने को मिलती हैं, वो भी इसी रीजन के अंडर आता है। और जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो मौर्यन एम्पायर में हम लोग
अशोक के जो पिलर्स हैं या जिन एडिक्ट्स की बात करते हैं अलग अलग स्टेट्स में, जो आपको यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल और कर्नाटका में देखने को मिलता है, जिन्हें एम्परर अशोका के द्वारा ही 3rd सेंचुरी बीसी में बनवाया गया था, जिसमें बुद्धिज्म के अलग अलग जो चीजें हैं, जो ज्ञान है, जैसे मॉरल कंडक्ट है, नॉन वायलेंस है, बुद्धिज्म की सारी चीजें आपको जो देखने को मिलती हैं, इनकी साइट्स को, मेजर साइट्स को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, जिसमें सांची, लुम्बिनी, कलिंगा और जो कंधार हैं वो आपको इंपॉर्टेंट साइट्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग 64 योगिनी टेंपल की बात करें तो 64 योगिनी के नाम से आपको अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। जैसे 64 योगिनी आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। ज्यादातर मंदिर 64 योगिनी में से ज्यादातर मंदिर 8th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में ही बनाए गए हैं। तांत्रिक हिंदुइज्म जो है उसको बहुत ज्यादा यहां पर बेसिकली डेडिकेटेड माना जाता है। इस मंदिर से कनेक्ट करते हुए 64 योगिनीज जो हैं उनको डेडिकेट किया गया है, और भिलसा और खजुराहो जो हैं इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं वो कही जाती हैं। वहीं अगर हम लोग गुप्ता टेम्पल्स की बात करें, जो नॉर्थ इंडिया में भी आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा के अलग अलग रीजन में देखने को मिलता है, इन पर्टिकुलर गुप्ता टेम्पल्स को भी हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। 4th से 6th सेंचुरी के बीच में इसको बेसिकली बनवाया गया था। 4th से 6th सेंचुरी बीसी, जब आपका गुप्ता पीरियड या गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। अब सीधी सी बात है, अगर नॉर्थ इंडिया के सारे के सारे मंदिर हैं तो नागरा स्टाइल के ही होंगे, द्रविडियन स्टाइल आप में उसको नहीं देखने को मिलेगा, जिसमें देवगढ़ टेम्पल या फिर जो दशावतार टेम्पल हैं ये आपको सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिलते हैं। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बाद हम लोग एक और IUCN की लिस्ट की बात करते हैं, जिसमें आपको IUCN की जो ग्रीन लिस्ट है वो देखने को मिलती है। और IUCN की ग्रीन लिस्ट में कुछ नई जो साइट्स हैं, रीजन्स हैं, एरियाज हैं, उनको इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपको शरान नेचर रिजर्व, जो किंग अबुलजाज रॉयल नेचर रिजर्व जो है सऊदी अरेबिया, प्लस अकाबा मरीन रिजर्व ऑफ जॉर्डन और सिरबू नैर प्रोटेक्टेड एरिया जो UAE का है, उसमें हमें ये जो बेसिकली 3 रीजन है इसको IUCN ग्रीन लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। अभी तक अगर हम लोग देखें तो बेसिकली 87 के आसपास आपको ऐसे साइट्स देखने को मिलते हैं जो ग्रीन लिस्ट में आ चुके हैं, और ये जो बेसिकली 87 साइट्स हैं ये 60 से ज्यादा कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहां पर ग्रीन IUCN की जो ग्रीन लिस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, जो बेसिकली ऐसे रीजन्स होते हैं जो इनको IUCN सर्टिफाई करता है अचीविंग ऑनगोइंग रिजल्ट्स फॉर पीपल एंड नेचर इन फेयर एंड इफेक्टिव वे, जहां पर बेसिकली उन पर्टिकुलर साइट्स को या फिर जो बेसिकली कंजर्व्ड एरियाज हैं वहां पर आपको लोकल कम्युनिटी के लिए, लोकल कम्युनिटी की तरफ से बहुत ज्यादा फेयर रिस्पेक्ट देखने को मिलती है। उनका डिजाइन, इफेक्टिव मैनेजमेंट, सक्सेसफुल कंजर्वेशन, रिजल्ट्स, क्लियर कंट्रीब्यूशन, ये सारी की सारी चीजें IUCN ग्रीन लिस्ट में शामिल होने के बाद सब कुछ यहां पर दी जाती हैं। अब देखिए, यहां पर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में आई है, दैट इज बेसिकली योर स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान अर्बन और ग्रामीण में हमें अलग अलग यहां पर देखने को मिलता है, और इसमें अगर हम लोग बात करें कि जो इंदौर है वहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत जो है यहां पर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में एक नई चीज हमें देखने को मिली है कि जो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, जिसको आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत भी ले सकते हैं, वो बेसिकली इंदौर में एस्टैब्लिश किया गया है, और इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इसका मेजर रोल हमें यहां पर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग इसमें स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण की बात करें तो इसमें जो ओपन डेफिकेशन फ्री जो रीजन है उसको तो बनाना ही है, लेकिन अब ओपन डेफिकेशन फ्री को हम लोग विलेजेस में एक और मॉडल में एडवांस लेवल पर लेकर जा रहे हैं, दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस मॉडल। वहीं अगर हम लोग स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की बात करते हैं तो यहां पर यह मेजर है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन शहर हो या फिर टियर 2 के हों, उनको हमें पूरी तरीके से स्वच्छ बनाना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, केमिकल वेस्ट मैनेजमेंट सही तरीके से करना है, और इसे अर्बन अफेयर्स या फिर अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है। वहीं हमें एक और यहां पर नया इंडेक्स देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग फ्री स्पीच जो है उसके बारे में बात करते हैं कि किस देश की मीडिया को कौन से नंबर पर रखा गया है इंडेक्स के नाम पर, कि कहां पर सबसे ज्यादा फ्री स्पीच देखने को मिलती है। इंडिया का रैंक थोड़ा सा गिरता हुआ हमें यहां पर नजर आता है, क्योंकि जो 33 कंट्रीज में रैंकिंग है उसमें इंडिया का नंबर आपको 24th देखने को मिलता है। जो टॉप कंट्रीज हैं वो आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखने को मिलती है, जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन ये बेसिकली लीड कर रहे हैं। इसमें 2 डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडर भी हैं, हंगरी एंड वेनेजुएला, लेकिन जो डिक्लाइन सपोर्ट है यानी कि जिनका बेसिकली जो पॉइंट्स हैं फ्री स्पीच के नाम पर गिर रहे हैं, उसमें आपको जापान, इजराइल, यूएसए ये बेसिकली देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो वॉर सिचुएशन है उसमें मीडिया पे बहुत ज्यादा कंट्रोल भी लगाए गए हैं।
नेक्स्ट आते हैं एक और टॉपिक पर जो सीधे सीधे आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से कनेक्टेड है, जो आपके पॉलिटी और गवर्नेंस का एक टॉपिक कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा हम सभी को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 के बीच में सीएजी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सीएजी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर किया जाता है, यानी कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीएजी का जो अपॉइंटमेंट है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनफेयर आपको होता हुआ दिख सकता है, उस पर यहां पर सजेशन और गाइडलाइंस और नए कानून की डिमांड या मांग की जा रही है। वैसे अगर आप क्वालिफिकेशन की भी बात करते हैं तो सीएजी की जो क्वालिफिकेशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पूरी तरीके से नहीं दी गई है। और यहां पर जब हम लोग इनकी पावर्स की बात करते हैं, ड्यूटीज की बात करते हैं, तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का सीएजी का मेन फंक्शन कहलाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 149 के तहत आता है। और वहीं अगर हम लोग सीएजी के रिमूवल की बात करते हैं तो सीएजी का रिमूवल बिल्कुल उसी तरीके से किया जाता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल किया जाता है। ध्यान आपको यह रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल, हाई कोर्ट के जज का रिमूवल, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और सीएजी का रिमूवल, ये चारों रिमूवल की प्रोसेस बिल्कुल एक जैसी होती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो बोडो रीजन है या फिर जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, उसकी डिमांड लगभग 80% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर इंप्लीमेंट कर दी गई है, क्योंकि जो आउटलाइंस दी गई थी बोडो पीस एग्रीमेंट 2020 में, उसकी 80% गाइडलाइन को यहां पर पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी बीटीआर को यहां पर ऑटोनॉमस अथॉरिटी जो है वो दी जा रही है। प्लस यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन आता है, इसमें आसाम के आपके 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और जो बोडो लैंग्वेज है या फिर बोडो लैंग्वेज को हम लोग बोरो लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें बेसिकली यहां पर इंक्लूड किया जा चुका है। प्लस यहां पर यह भी प्रॉमिस किया गया है कि जो बोडो टेरिटोरियल रीजन के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको 5th और 6th शेड्यूल के तहत प्लेन ट्राइब का एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन जो है वो भी यहां पर दिया जाएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं विद द साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स। यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट हाईलाइट इस वीक में ये रहा है कि यहाँ पे एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस जो हैं उनके ब्लॉक्स जो है उसका ऑक्शन किया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, वो भी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। अगर हम ईएल रेजीम की बात करें या एक्सप्लोरेशन लाइसेंस रेजीम की बात करें तो ये इंट्रोड्यूस ही की गई थी बाय MMDR एक्ट, दैट इज माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। और यहाँ पर 2023 में इसमें चेंज लाया गया था और इसमें पार्टिसिपेशन जो है अब प्राइवेट का भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि अगर डीप सीटेड और क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज को भी दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं इतना एम्फेसिस क्यों किया जा रहा है उन पे। क्रिटिकल मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे मिनरल्स हैं जो किसी भी इकोनॉमी की नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। और यहाँ पर ये जो ऑक्शन किया गया है उसमें 13 एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉक्स ऑक्शन किए जा रहे हैं जो फोकस कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, जिंक पे, कॉपर पे, डायमंड्स पे। और इस पूरे इनिशिएटिव से मिनरल एक्सप्लोरेशन जो है इसका प्रोसेस एक्सेलरेट होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम होगा और यहाँ पे क्लीन एनर्जी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी सपोर्ट मिलेगी। अब मैं अगर बात करूँ क्रिटिकल मिनरल्स की, तो क्रिटिकल मिनरल्स जैसा कि मैंने कहा ऐसे मिनरल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी नेशन की स्टेबल सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए। और अगर ऐसे मिनरल्स की स्कार्सिटी होती है तो यहाँ पर हमारी जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाती है और सप्लाई चेन्स जो है हमारी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल उसमें हमें डिसरप्शन देखने को मिलता है। अगर हम MMDR एक्ट की बात करें ओरिजिनल 1957, इसके बाद इसमें कई अमेंडमेंट्स जो हैं और चेंजेस आए हैं। उसने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी थी कि वो ऑक्शन कर सकते हैं माइनिंग के लिए लीजेस और यहाँ पे लाइसेंसेस दे सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। बट अगर मैं बात करूं एक्सप्लोरेशन रेजीम की तो वो 2017 में लाई गई थी। और अगर मैं बात करूं प्राइवेट पार्टिसिपेशन की
तो वो 2023 में लाया गया था। अब यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो किन सप्लाई चेन्स का पार्ट है या कहाँ पे इनका एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है? एनर्जी सेक्टर में इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, डिफेंस सेक्टर में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसी वजह से ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी और साथ ही साथ डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में भी हमें एप्लीकेशन जो है क्रिटिकल मिनरल्स का देखने के लिए मिलता है। अब अगर हम आगे बढ़े दूसरे यहाँ पर, तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है उसने एक माइलस्टोन अचीव किया है, जहां पे 10 लाख इंस्टॉलेशंस जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर स्कीम की बात करें तो ये स्कीम जो है ये अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर रूफटॉप इनिशिएटिव है ये हमारा PMSGBY। अब यहाँ पर एक इतना इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया गया है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो डिसबर्शंस हुए हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो किस तरीके की रही है। अगर हम PM सूर्य घर की बात करें तो अभी तक यहाँ पर गवर्नमेंट ने 4,770 करोड़ जो है सब्सिडीज में दे दिए हैं, और इस वक्त 6 लाख से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट जो है मिल चुका है। चंडीगढ़ और दमन एंड दीव ये दोनों ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं वहां पे सोलर रूफटॉप इंस्टॉल्ड हैं, और यहाँ पे 100% टारगेट जो है मीट हो चुका है। इसके अलावा गुजरात इज द स्टेट जो इस वक्त सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन में लीड कर रहा है, और केरला और उत्तर प्रदेश जो है वो भी टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स है। अब यहाँ पे स्कीम जो है वो न्यूज में है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो स्कीम का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन जो है उसको बढ़ाना है, और उससे फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करनी है अप टू 300 यूनिट्स। और यहाँ पर टारगेट कितने हाउस होल्ड्स का लिया गया है? 1 करोड़ हाउस होल्ड, जिसमें से अभी 10 लाख जो है हमने कंप्लीट किया है। ड्यूरेशन क्या है? ये स्कीम एक्टिव रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट ईयर। एंड एलिजिबिलिटी, इसमें 2 लोग एलिजिबल है, रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स भी एलिजिबल हैं, और RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, बेसिकली जो सोसाइटीज हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है। सब्सिडी का एक डिफाइंड स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें, जिसमें रेसिडेंशियल हाउस होल्ड्स को यहाँ पर 30,000 पर किलोवाट अप टू 2 किलोवाट इनको मिलेगा, 18,000 पर किलोवाट इनको मिलेगा अगर 3,000 किलोवाट तक ये कैपेसिटी जो है बढ़ाई जाती है। तो अगर आपकी कैपेसिटी 1 किलोवाट है तो 30,000 मिलेगा, 2 किलोवाट तक ये 60,000 हो जाएगा, और 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक 60,000 पे प्लस 18,000 दैट इज 78,000 आपको मिलेगा। मैक्सिमम सब्सिडी कितनी बोली गई है? 78,000। अगर 3 किलोवाट से ज्यादा भी ऊपर जाएंगे तो मैक्सिमम इतनी ही सब्सिडी आपको मिलेगी। 18,000 पर किलोवाट इज बीइंग गिवन टू कॉमन फैसिलिटी इंस्टॉलेशन। अगर किसी सोसाइटी में कोई फैसिलिटी और वहां पे कॉमन फैसिलिटी इंस्टॉलेशन है तो हर किलोवाट पे 18,000 रुपए जो है यहाँ पर सब्सिडी में दिए जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। यहाँ पे जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं उनके बारे में एक स्टडी में हाईलाइट किया गया है SBI की रिपोर्ट में, यहाँ पर कि ये जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये हमें रेजिलियंस देंगे, इवन दो इस वक्त हम ग्लोबली जो है काफी बड़े टैरिफ वॉर और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। बट यहाँ जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो हमने साइन कर लिए हैं या आने वाले समय में हम करने वाले हैं, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ही इंडियन इकोनॉमी को रेजिलियंस देंगे। और इंडिया की जो ट्रेड स्ट्रैटेजी है कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाए, उससे बायलैटरल ट्रेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पे आने वाले समय में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज का भी एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है क्या। सिंपल से ये एग्रीमेंट है या तो 2 कंट्रीज में हो सकते हैं या तो उससे ज्यादा कंट्रीज में भी हो सकते हैं। और ये किस चीज के लिए है? ट्रेड करने के लिए एग्रीमेंट्स हैं, और इन दोनों कंट्रीज को इंश्योर करना है कि एक दूसरे के लिए हम ट्रेड बैरियर्स जो है, किसी के तरह के टैरिफ्स, ड्यूटीज यहाँ पर एक्स्ट्रा ना लगाएं, और फैसिलिटेट करें कि दोनों ही कंट्रीज में इजीली ट्रेड हो सके। और यहाँ पर ऐसे जो होते हैं वहां पे गुड्स और सर्विसेज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में
वो कवर किए जाते हैं। हाउएवर इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं वहाँ पर बाकी की एरियाज जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर अगर कोई और रेगुलेटरी मैटर्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाता है, ताकि यहाँ पे जो ट्रेड है चाहे वो गुड्स का हो सर्विसेज का हो, दोनों ही कंट्रीज के बीच में आसानी से फैसिलिटेट हो सके। अब अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया ने रिसेंटली काफी सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है साइन किए हैं, चाहे हम यूएई की बात करें, मॉरिशस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो एक्सपोर्ट ड्रिवन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको काफी स्ट्रेंथ मिली है। और इस वक्त प्रेजेंटली इंडिया और भी कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो नेगोशिएट कर रहा है, चाहे वो यूएस के साथ हो, कनाडा के साथ हो, और यहाँ पर ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, चाहे हम साफ्टा की बात करें, इंडिया ईशान की ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, तो यहाँ पे इन सभी की वजह से हमें एक बेहतर रेजिलियंस देखने को मिलेगा, इवन दो यहाँ पे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हमें टैरिफ वॉर्स और टैरिफ चैलेंजेस उभरते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंसेंटिव स्कीम, वो भी किस चीज के लिए, ताकि यहाँ पे लो वैल्यू के जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यूपीआई के गवर्नमेंट ऐप जो भीम है उस पे अब इंसेंटिव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए। तो यहाँ पे अगर एक यूपीआई होता है फ्रॉम पर्सन टू मर्चेंट, पर्सन टू पर्सन नहीं, यहाँ पे आप किसी दुकान पे जाते हैं और यूपीआई करते हैं और उसका वैल्यू जो है वो 2000 से कम है, तो यहाँ पे इंसेंटिव दिया जा रहा है मर्चेंट्स को, कितना 0.15% का पर ट्रांजैक्शन। और ये जो इंसेंटिव है वो किसको मिलेगा, एक्वायरिंग बैंक को मिलेगा, इशुअर बैंक को मिलेगा, शेयर किया जाएगा उससे, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के साथ शेयर किया जाएगा और ऐप प्रोवाइडर के साथ शेयर किया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये किया क्यों जा रहा है, ये किया इसलिए जा रहा है कि यहाँ पे डिजिटलाइजेशन के जो स्पीड है और तेजी से बढ़े और मर्चेंट्स जो हैं जिनके लो वैल्यू ट्रांजैक्शन है उनको किसी तरह का कॉस्ट ना बियर करना पड़े वो पेमेंट लेने के लिए, और रादर यहाँ पे उनको हम इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी पेमेंट्स हैं उन पे आपको बेनिफिट मिलेगा, ताकि यहाँ पे मर्चेंट्स जो है वो फ्रीली भीम यूपीआई पे लो वैल्यू पेमेंट्स जो है एक्सेप्ट करें। आज से पहले 2020 में मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है उसे ऑलरेडी हटा दिया गया था भीम यूपीआई के ट्रांजैक्शंस के लिए। और यहाँ पर अगर एमडीआर की बात करूं तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, इस पे यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो रेट है जो मर्चेंट्स को, शॉपकीपर्स को पे करना पड़ता है अगर वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करने की फैसिलिटी जो है रखते हैं। और ये जो यहाँ पर इसको जीरो कर दिया गया था 2020 में, बट इसमें फर्दर इंसेंटिवाइजेशन लाया गया है ताकि लो कॉस्ट जो है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पे कैरी आउट की जा सके। एंड यहाँ पे जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, बिजनेस पर्सन हैं, उनके ट्रांजैक्शन जो है हो सके। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट उस पे, कैबिनेट ने फाइनली रिवाइज किया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन को, और ये बहुत ही इन टाइम हाईलाइटेड चीज है। अगर आपको पता हो तो रिसेंटली ब्राजील में ओंगोल ब्रीड की, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट की ब्रीड है, वो ब्राजील में इतनी फेमस है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि 41 करोड़ की वहां पे जो है एक ब्रीड, एक काउ जो है वो बिक रही है। बट इंडिया में जिसका ओरिजिन है वो यहाँ पे इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती और सर्वाइवल काफी मुश्किल है। तो ये जो न्यूज है ये हाईलाइट करता है कि कितना जरूरी है हमें एम्फसाइज करना डेयरी पे, जेनेटिक ब्रीडिंग पे, इनके इम्प्रोवाइजेशन पे, स्ट्रक्चर पे। और यहाँ पे इसी चीज के लिए गवर्नमेंट जो लाई है वो रिवाइज्ड गोकुल मिशन लेके आई है। अगर हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करें तो ये लॉन्च तो 2014 में ही हो गया था, और यहाँ पे फोकस किस चीज पे था कि इंडिजिनस कैटल, चाहे वो काओ हो, बफेलोज हो, बोवाइन पॉपुलेशन जो है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हम इन्हांस करेंगे जेनेटिकली, और मिल्क प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। ये इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इंप्लीमेंट कर रहा है। और इसके अंतर्गत काफी एक्टिविटीज की गई हैं, जैसे कि सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म्स जो हैं उनको बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नेटवर्क उसको एक्सपैंड किया गया है, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाया गया है, और फार्मर अवेयरनेस भी इन्हांस की गई है। बट यहाँ पर और भी चीजें हैं
जो रिक्वायर्ड हैं और इसको इसीलिए रिवाइज किया गया और यहाँ पे लाया गया है नया एलोकेशन जिसमें 34,000 करोड़ दिए गए हैं और दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो है यहाँ पे एलोकेट की गई हैं। सबसे पहले है हाइपर रियरिंग सेंटर्स। सो बेसिकली अगर आप हाइपर रियरिंग सेंटर्स बनाते हैं जहां पे ब्रीड्स जो है उनको जेनेटिकली इंप्रोवाइज किया जा सकता है, रखा जा सकता है, तो आपको वन टाइम असिस्टेंस मिलेगा 35% का ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। और इसके अलावा यहाँ पर अगर यहाँ पर 30 हाइपर हाउसिंग फैसिलिटीज हैं जहाँ पे 15,000 हाइफर्स रह सकते हैं तो उनके लिए ये एप्लीकेबल है। इसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन जो है दिया जा रहा है फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स जो है हाई जेनेटिक मेरिट का IVF हाइफर्स ले सके और फार्मर्स को यहाँ पर 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा जो वो लोन्स ले रहे हैं, चाहे मिल्क यूनियन से ले रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं या फिर बैंक से ले रहे हैं। और इससे हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो हमें इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है स्पेशली इन मिल्क एंड डेयरी सेक्टर वो हमें देखने को मिलेगा। अब अपने नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। यहाँ पर इसरो ने सक्सेसफुली अनडॉक कर दिया है स्पेस डेक्स सैटेलाइट को। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्पेस डेक्स सैटेलाइट जो कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे हम दो सैटेलाइट्स को यूज करके उनको डॉक कर रहे थे, साथ में ला रहे थे, लॉक कर रहे थे एक तरीके से, और अनडॉकिंग का एक्सपेरिमेंट था। और यहाँ पर ये दोनों ही पार्ट जो है डॉकिंग एंड अनडॉकिंग के सक्सेसफुल रहे हैं। तो बेसिकली स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो था यहाँ पे टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए था कि यहाँ पे इन स्पेस, मतलब हम यहाँ पे सेंटर पे अर्थ पे नहीं, रादर इन स्पेस जब वहां पे सैटेलाइट अवेलेबल है उसको डॉक कर सकते हैं और साथ ही साथ अनडॉकिंग कर सकते हैं, जहां पे दो सैटेलाइट्स का यूज किया गया, चेजर और टारगेट। और ये दोनों ही सैटेलाइट्स जो हैं लॉन्च की गई थी बाय PSLV C60। यहाँ पर स्पेस डेक्स जो है वो डिजाइन और डेवलप किया गया था बाय UR राव सैटेलाइट सेंटर इन बेंगलुरु, जो कि यहाँ पे कई एंटिटीज के कोऑपरेशन से बना था। चाहे हम बात करें इसरो के ही सेंटर्स थे, चाहे वो SSC हो, IISU हो या LEOS हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट डॉकिंग एप्लीकेशन, डॉकिंग और अनडॉकिंग जो है करके दिखा दिया। तो अब यहाँ पे जो दो सैटेलाइट्स गई हैं उनका क्या काम होगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें SDX-01 की तो उसको यूज किया जाएगा डिटेल्ड इमेजेस फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। और यहाँ पे SDX-02 जो है इन दोनों को यूज किया जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज, ये दोनों सेम ही है, इनको यूज किया जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन, एनवायरमेंटल चेंजेस समझने के लिए, और स्पेस रेडिएशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस को फैसिलिटेट और हेल्प करने के लिए। ये कैपेबिलिटीज जो है अर्थ की मॉनिटरिंग बेहतर करेंगी, रिसोर्स मैनेजमेंट बेहतर करेंगी और स्पेस रिसर्च को फर्दर फैसिलिटेट करेंगी। अब आते हैं एक और साइंस एंड टेक के टॉपिक पर, दैट इज सुपर सॉलिड्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये न्यूज में क्यों कि साइंटिस्ट ने पहली बार सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म किया है लाइट को इनटू सुपर सॉलिड। अभी इससे पहले अगर सुपर सॉलिड की बात होती थी तो 3 स्टेट ऑफ मैटर के अलावा एक यूनिक स्टेट ऑफ मैटर है, दैट इज BEC, दैट इज बोस-einstein कॉन्डेंसेट। तो सुपर सॉलिडिटी सिर्फ उसमें देखी जाती थी और यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि सुपर सॉलिड जो है वो क्रिएट किया गया है फ्रॉम लाइट। अब अगर आप समझना चाहें सुपर सॉलिड क्या है, तो सुपर सॉलिड भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। जैसे लिक्विड, सॉलिड, गैस होता है, वैसे सुपर सॉलिड भी एक स्टेट ऑफ मैटर है जहां पे प्रॉपर्टीज दो चीजों की कंबाइन होती है। आपको सॉलिड्स की प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी और आपको सुपर फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि आप क्वांटम मैकेनिक्स से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ऑर्डरली फैशन में लगे हैं, बिल्कुल जैसे सॉलिड मैटर में लगते हैं, बट एट द सेम टाइम वो मूव कर सकते हैं जैसे कि एक लिक्विड मूव करता अगर बिल्कुल कोई फ्रिक्शन नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पे विस्कोसिटी जो है, जो कि इंटरनल फ्रिक्शन होता है, विस्कोसिटी की अगर बात करें तो हनी की विस्कोसिटी आप देखेंगे जो घनत्व है वो ज्यादा है और यहाँ पे पानी की देखेंगे तो कम है। तो यहाँ पे अगर हम सुपर सॉलिड की बात करें तो विस्कोसिटी है ही नहीं, इसलिए अल्ट्रा स्मूथ फ्लो देखने को हमें मिलता है। और इसके लिए, इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर के लिए हमें एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर जो है जरूरी है, विच इज नियर अबाउट
-273.15 degree Celsius. So this has been achieved, and this is an important thing for us in terms of development of science. And now that this has been achieved, more research can be done on this, और super solid के applications जो हैं उनको enhance किया जा सकता है, चाहे वो quantum computing में हो, superconductors के लिए हो, frictionless lubricants के लिए हो, या advanced material या फिर nanotechnology के लिए यहाँ पर हो. Now that was all for current affairs in this week from my end. It will be continued. That was all from my side. Thank you.